हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्रेसिव इलस्ट्रेशन। ठीक है, ये हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस आंसर पढ़ते जाएंगे कि इसकी क्या क्या क्वेश्चंस हैं और क्या क्या आंसर होंगे। तो ये लिमिटेड इशू redeemable preference shares to holding company Z Limited. Terms of instrument have been summarized below. Account for this in the books of Z Limited. ठीक है, तो डेफिनेटली ये समझ में आ रहा है इसे पढ़ के कि ए लिमिटेड ने इशू किया है अपनी होल्डिंग कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स। तो ए लिमिटेड क्योंकि उसने इशू किया है तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है उसके लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्योंकि रिडीमेबल है तो उसको क्या करना है, पे करना है। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन टू पे है। ठीक है, और टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैव बीन समराइज्ड बिलो। अकाउंट फॉर दिस इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड की बुक्स में होता है। जेड लिमिटेड की बुक्स में क्या है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, एक तरीके से। तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। वहाँ पे उसमें क्या है, उसके पास राइट टू रिसीव कैश है। ठीक है, तो इसलिए जेड लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। रीपेमेंट रिन्यूएबल आफ्टर 5 ईयर्स है। डेट ऑफ अलॉटमेंट दे रखा है, डेट ऑफ रीपेमेंट दे रखा है। 5 साल बाद इसका रीपेमेंट करना होगा। जेड लिमिटेड पर पैसा आ जाएगा। टोटल पीरियड 5 ईयर्स है। वैल्यू प्रेफरेंस शेयर इशूड जो है वो 10 करोड़ है। डिविडेंड रेट 0.0001 है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.56743 है 12% का। तो मार्केट से अगर ये मार्केट में जेड लिमिटेड इन्वेस्ट करता तो उसे 12% मिल रहा होता। लेकिन क्योंकि इसकी एक होल्डिंग, क्योंकि इसकी एक सब्सिडी कंपनी थी, तो इस वजह से इसने उसमें पैसा लगा दिया। ठीक है, इसलिए लाइक बच्चे की तरह थी, है ना। तो ऑफ मार्केट, ये क्लियरली ऑफ मार्केट दिख रहा है आपको हमें। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं गाइस इसका सोल्यूशन की ओर। ठीक है, जनरली वैसे तो ये क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स है, मतलब अगर मैं इसे ऊपर देखकर लग रहा है ये अमोर्टाइज कॉस्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों टेस्ट क्वालिफाई हो रहे हैं। पहला टेस्ट जो है वो होल्ड टिल मेच्योरिटी वाला क्वालिफाई हो रहा है। दूसरा जो है एसपीपीआई, है ना। ठीक है, एसपीपीआई जो है वो वाला क्वालिफाई हो, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही है इसमें। ठीक है, तो दोनों ही क्वालिफाई हो रहे हैं। तो इंटेंशन जो है वो फर्स्ट वाली है, मोटाइज कॉस्ट वाली है। तो अल्टीमेटली जो भी इसने 10 करोड़ रुपए दिए उस पर रिकॉर्ड होना चाहिए था, बट बिकॉज ये ऑफ द आइटम है तो हम इसकी फेयर वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो देखने से अब ये समझ में आ रहा है। आंसर पढ़ते हैं। अप्लाइंग द गाइडेंस ऑफ इंडिया 109 फाइनेंशियल एसेट बी रिकॉर्डेड एट्स फेयर वैल्यू। ठीक है, अपॉन इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू इज नॉर्मल ट्रांजेक्शन प्राइस। ठीक है, पेड और गिवन। However, sometimes certain type of instruments may be exchanged at off market at a different from market term for a similar instrument exchange between market participants. ठीक है, for example, long term loan receivable that carries no interest while similar instrument in exchange between market participants carry interest. Then the fair value, ओके गाइस, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो फेयर वैल्यू ऑफ सच लोन रिसीवेबल विल बी लोअर फ्रॉम इस ट्रांजेक्शन प्राइस डेफिनेटली। आज में अगर 12% में मुझे मिल रहा होता डिविडेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और मैं 10 करोड़ रुपये कहीं और लगा रही होती, तो मुझे पर है ना 12 करोड़ रुपये मिल रहे होते, है ना। तो मुझे 12 करोड़ इन्फ्लोज आ रहा होता, मतलब मुझे 1 करोड़ 20 लाख का इन्फ्लुएंस वो पैसा आ रहा होता। तो 1 करोड़ 20 लाख का प्लस मेरे को 5 साल बाद मेरे 10 करोड़ वापस मिल जाते। तो 1 करोड़ 20 लाख प्लस 10 करोड़ मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो वो जो वैल्यू होगी वो ही मेरी एक प्रेजेंट वैल्यू होगी मेरे फाइनेंशियल एसेट्स की। ठीक है, तो यही है गाइस। तो एक्सचेंज बिटवीन मार्केट्स में कैरी इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल दैट कैरीज नो इंटरेस्ट वेल सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। इफ एक्सचेंज बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट कैरी इंटरेस्ट देन फेयर वैल्यू ऑफ सच लोन रिसीवेबल विल बी लोअर फ्रॉम इस ट्रांजेक्शन प्राइस owing to loss of interest that holder bears. In such cases where part of consideration given or received is for something other than financial instrument, entity shall measure the fair value of financial instrument. ठीक है, तो इसमें क्लियरली बता दिया है कि ऐसे केसेस में क्या होगा, जो भी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन आपने दी है, रिसीव हुई है, ठीक है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अदर देन है, एनईटी शेयर जो फेयर वैल्यू उसको मेजर करेगी। ठीक है, इन द ऑफ केस ए लिमिटेड हैज इशूड प्रेफरेंस शेयर्स टू इट्स होल्डिंग कंपनी जेड लिमिटेड। रिलेशन बिटवीन पार्टी इंडिकेट डिफरेंस इन द ट्रांजेक्शन प्राइस एंड फेयर वैल्यू इज एकिन टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय जेड लिमिटेड। तो ये मान लिया जाएगा कि जेड लिमिटेड ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो भी डिफरेंस आएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स डेबिट हो जाएगी जो भी फेयर वैल्यू है, प्लस डेबिट क्या हो जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट इन जेड लिमिटेड। ठीक है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड, ये हो जाएगा। जेड लिमिटेड अपने बुक्स में ये दिखाएगी टू बैंक। ठीक है, तो ये होगा। फिर क्या होगा, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट टेबल बनेगी। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट टेबल बनेगी मतलब ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और ठीक है रिसीव्ड, और फिर क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे बनेगी। ठीक है, उन्होंने निकाला है प्रेजेंट वैल्यूज की 5,67,42,000 बन रही है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट जो बन रहा है, बाकी का बचा कुछ अमाउंट बन रहा है। ठीक है, फिर सब्सिक्वेंटली सच प्रेफरेंस शेयर शैल बी क्रेडिटेड एंड अमोर्टाइज कॉस्ट ईच रिपोर्टिंग द कंपटीशन ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट ईच रिपोर्टिंग हैज बीन डन एज फॉलोज।
ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे गाइस इसमें? ओपनिंग बैलेंस। मैंने बताया था आपको ईयर निकालेंगे 1 2 3 4 5, है ना। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? डेट। डेट मैंडेटरी नहीं है, डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। और हम इंटरेस्ट निकालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा कोई एक्चुअल पेमेंट नहीं है, अगर एक्चुअल पेमेंट हो रहा होता है या फिर एक्चुअल रिसीट हो रही होती तो हम वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस में हम लोग क्या लाएंगे? हमारा जो ओपनिंग एसेट्स है, जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारे फाइनेंशियल एसेट्स की, वो डालेंगे, ठीक है। तो 5,67,42,686 है, ठीक है। ठीक है, तो इसका 12% कितना हो गया गाइस? 12% 56,67,000 का 5,67,42,686 डिवाइड बाई 12%, ये हो गया आपका 68,09,122, ठीक है। ये आपका ऐड हो जाएगा इसमें। तो ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे और अल्टीमेटली किसके बराबर है? 10 करोड़ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ऐड होता जा रहा है, 10 करोड़ के बराबर हो गया फाइनली, ठीक है। तो यही हम रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपनी जो हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स है, ठीक है, उसको ना हम बढ़ाते तो फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करते जाएंगे और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करते जाएंगे हर साल। 31 मार्च 2022 को भी, 23 को भी, 24 को भी, 25 को भी, 26 को भी, ठीक है। फिर क्या होगा? हम लोग को पैसा मिल जाएगा, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स हमारी 10 करोड़ की है, ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। ये देखो, ये इन्होंने लोन रिसीवेबल भी दिखा दिया। हम ये भी कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट इन लोन रिसीवेबल भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी नॉमिनक्लेचर दे सकते हैं, ठीक है। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा इलस्ट्रेशन है। दूसरे इलस्ट्रेशन में क्या है? टोटल में आगे हम देख लेते हैं कितने इलस्ट्रेशन है एक बार। टोटल मिला के इसके इलस्ट्रेशन है आपके, सेकंड, आई थिंक दिस इज समथिंग बिग। छः इलस्ट्रेशन है गाइस, ज़्यादा नहीं है, जल्दी से हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब ये है, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट सबसे पहले हमें जनरली रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि जब जैसे जैसे हम रिक्वायरमेंट पढ़ते जाते हैं तो हमें पता चलता है, माइंड प्रिपेयर हो जाता है हमें किस तीनों अकॉर्डिंग सोचने हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्री फॉर इनिशियल रिकग्निशन। दूसरा लिखा हुआ है गारंटी द स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रॉस 8 ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। अब ये स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस पूछ रहे हैं, है ना, मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी, है ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये कुछ आपकी कि हमने लोन दिया हुआ है, ठीक है, हमने लोन लिया हुआ है बल्कि, और हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है, ये समझ में आ रहा है फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना। प्रोवाइड द अकाउंटिंग ऑफ होल्डर ऑफ द बॉन्ड इलेक्ट टू कन्वर्ट द बॉन्ड टू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है। ए लिमिटेड ने इशू किया 1 करोड़ कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑन 1 जुलाई 2021। द बॉन्ड हैव अ लाइफ ऑफ 8 ईयर्स एंड अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज ईच, ठीक है। ए लिमिटेड के पास, ए लिमिटेड ने इशू किया 1 करोड़ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को, ठीक है। और बॉन्ड्स के पास 8 साल है, फेस वैल्यू 10 रुपये। दे ऑफर इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मैंडेटरी इंटरेस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। और आपका एट द रेट ऑफ 6%। बॉन्ड वॉज इशूड विद फेस वैल्यू, ईच बॉन्ड कैन बी कन्वर्ट टू 1 ऑर्डिनरी शेयर्स इन ए लिमिटेड एट एनी टाइम इन द नेक्स्ट 8 ईयर्स। किसी भी टाइम हो सकता है, मतलब इक्विटी शेयर्स का भी कॉम्पोनेंट है इसमें, है ना। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। Companies with similar risk profile have recently issued debt with similar term without the option for conversion for a rate of 8%, ठीक है। अगर बाहर इशू करते तो हम लोगों को 8% पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमें कितना पड़ रहा है? 6% पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम इक्विटी का ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। बट है तो ऑफ मार्केट ही, तो हमें क्या करना होगा? दोनों को अलग अलग करना होगा, ठीक है। इनिशियल रिकग्निशन के लिए दोनों, मतलब अकाउंटिंग में एंट्री बतानी है। तो हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्या करेंगे? हम लोग अमोर्टाइज कॉस्ट पे डालेंगे। क्यों? क्योंकि होल्डिंग टिल मेच्योरिटी है, और ठीक है, और होल्डिंग टिल मेच्योरिटी है, और रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज है ना। तो दोनों केसेस मीट हो रही है, तो इसलिए हम इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 1 करोड़ है, ठीक है, 8 साल हैं,
तो हमारा आउटफ्लो कितना जाने वाला है गाइस? वैसे तो जनरली इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि हम लोगों ने फेयर वैल्यू वो मानी जाती है जो हमने ट्रांजेक्शन प्राइस है वही फेयर वैल्यू मानी जाती है। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारा मार्केट में 8% है और यहाँ पे 6% है तो इसलिए हमें फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, जो ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीवी निकालेंगे इसका। पाँच, 6, 7। तो गाइस जो PVIF आ रहा है वो 7466 आ रहा है आपका। जो भी PVI 1 करोड़ का 6% कितना हो गया गाइस? 6% हो गया आपका 60 लाख। 60 लाख नहीं, 6 लाख हो गया। ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये हो गया 1 करोड़। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी। बाकी का पोर्शन क्या होगा? स्पेशल कनेक्शन तो है नहीं कोई, है ना। बाकी का इक्विटी का पोर्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट डालेंगे 1 करोड़ से, और 2 आपका ये जो वैल्यू है, ठीक है, कितनी वैल्यू हो गई हमारी? 1 मिनट। 1 करोड़, 1 करोड़ 54,02,688। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू होगी 5.7466 मल्टीप्लाई 6 लाख 34,47,960। ये हो गई हमारी 54,02,689। ठीक है, तो 88,50,641 ये हो गई हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी के वैल्यू। ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू हो गई। फिर इक्विटी कंपोनेंट से माइनस कर देंगे तो हमारा इक्विटी कंपोनेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वैल्यू कन्वर्टेबल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, सॉरी ये क्या है आपका? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। तो बॉन्ड्स ये हो जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन, और ये हो जाएगा आपका इक्विटी का पोर्शन। ठीक है, तो ये रहा आंसर आपका। अप्लाइंग द गाइडेंस ऑफ compound instrument, the present value of bond is computed to identify the liability component. Difference between present value of these bond issue price is 1 crore shall be allocated to equity component. Determining the present rate of 8% will be used, which is the interest rate paid on debt or similar instrument risk. It doesn't provide option to convert the liability to own shares. The present value of bond and market rate of debt separate कर दिया हम दोनों ने। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ड्रिंग एंट्रीज, कन्वर्टेबल बॉन्ड, लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट हो गया। ठीक है, जब 30 जून आएगी तो हम क्या एंट्री पास करेंगे गाइस? इंटरेस्ट एक्सपेंस कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस पर कैलकुलेट करेंगे कितना? 88,50,960 पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 8%। ठीक है, तो 8% हम कैलकुलेट करेंगे 7,08,777। ठीक है, और लाइबिलिटी को हम बढ़ाएंगे, अनवाइंड कर रहे हैं तो लाइबिलिटी को भी बढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन हम लोग को उसमें 6 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे ना। हाँ, तो हम लोग इसमें 2 एंट्री होंगी एक्चुअली। इसमें मैं बताती हूँ, इसमें 2 एंट्री होंगी। एक एंट्री तो आपकी ये वाली होगी,
दूसरी एंट्री आपके पास क्या होगी? आप इतनी पे कर रहे हो, 6 लाख रुपए पे कर रहे हैं, है ना? ये एंट्री होगी तो ये नेट एंट्री की गई है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रॉस 8 ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालेंगे, क्या होगा गाइस? डेफिनेटली आप क्या करोगे इसमें, मैं बताती हूँ। देखिए, इसकी तो एक टेबल भी बन सकती है, हम आपको एक्सेल पे भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है। एक एक्सेल पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये एक्सेल पे हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले आपके आएंगे आपके साल, ठीक है। आपकी जो भी ओपनिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी वो आ जाएगी। फिर उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 8% से, ठीक है। और आपका एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा, एमोर्टाइजेशन टेबल है, ठीक है। और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पीरियड आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, हमने कितना निकाला था, ये निकाला था हमने 88,550% वैल्यू को, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 88,570। आप क्या करोगे, इसका 8% निकाल लोगे, ठीक है। और एक्चुअल पेमेंट कितना जा रहा है, हर महीने, हर साल कितना जा रहा है आपका, 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख आप ऐसे कर दोगे, क्लोजिंग बैलेंस इसका प्लस हो जाएगा और इसका माइनस होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। आठ साल है, मैं ये सोच रही थी कुछ गड़बड़ तो है, ठीक है। 1 मिनट,
ठीक है, लगभग इसी के बराबर हो गया। इसमें जो 553 का गैप आ रहा है आप क्या कर दोगे, इसको एडजस्टेड कर दोगे, सॉरी इसे कम कर दोगे तो इतना ही लगभग बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसी एक ही एंट्री पास करोगे इसका हर साल, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, टू, ठीक है, बॉन्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, ये आप एंट्री पास करोगे। लास्ट मोमेंट पे आपके बॉन्ड 10 करोड़ के बराबर हो जाएंगे। जैसे ही 10 करोड़ के बराबर होंगे आप क्या कर दोगे, बॉन्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू बैंक, तो ये आपकी पूरी एंट्री हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये रहेगा आपका। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें ये दे रखा है कि अगर होल्डर प्रोवाइड द क्वांटिटी ऑफ द होल्डर ऑफ द बॉन्ड इलेक्ट टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स टू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। अगर एट द एंड ऑफ द वो कह रहा है कि भाई मुझे बॉन्ड इशू शेयर्स मुझे दे चाहिए, तो आप क्या करोगे, होल्डर को चाहिए कि वो बॉन्ड इक्विटी शेयर में कन्वर्ट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दोगे, सिंपल है ना। तो जो भी बॉन्ड है, जो भी आपके बॉन्ड लायबिलिटी बनाई है वो, और जो भी आपका हमारे शेयर्स हैं, जो हमारे प्रेजेंट वैल्यू हमने इक्विटी कंपोनेंट की निकाली थी 11 लाख, तो हम इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। देखो, इफ द बॉन्ड इलेक्ट टू कन्वर्ट द बॉन्ड टू ऑर्डिनरी शेयर एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, द एंट्रीज वुड बी थर्ड ईयर के एंड की बात चल रही है। ठीक है, तो 3rd ईयर के एंड के बाद चल रही है। तो 3rd ईयर में हम लोगों का कैरिंग अमाउंट क्या है, ठीक है, 3rd ईयर में हमारा कैरिंग अमाउंट है भाई ये 2 3, ये है कैरिंग अमाउंट। तो जो भी लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट है ये, प्लस जो भी आपका इक्विटी शेयर्स है उसके बराबर का हम लोग शेयर शो कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा गाइस। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये सैम कंपनी वाला है कि हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड, मुझे तो देखने में ये लग रहा है कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से मतलब डेरिवेटिव से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।